And welcome back to my channel Toppers Top. In this video we will discuss 3 topics plus 3 MCQs. Here we discuss first Forest Conservation Act 1980, उस पे जो अभी न्यू रूल्स आए हैं 2022 के, एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो तीनों ही आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं. मेंस के क्वेश्चन फॉर्म होने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, तो हम इस वजह से इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. शुरुआत जो है वो सैटरडे के MCQ से करते हैं कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कुछ प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च करते हैं जिसमें कि पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. और आपके सामने ऑप्शन थे पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और आपके सामने ये वाले ऑप्शंस थे. तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो आपका ये तीनों ही को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये डिपार्टमेंट, तो सी आपका सही आंसर था. तो अब आप टैली कर लीजिए कि किस किस का ऑप्शन ठीक था. शुरुआत अब करते हैं कि जो नए रूल्स अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, सैटरडे फ्राइडे को ये इंट्रोड्यूस हुए थे. वीडियो थोड़ी लेट है, मंडे को आ रही है आज ये. तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मॉनिटरिंग के लिए जो है वो नए रूल्स बनाए गए हैं जिसमें कि एक एडवाइजरी कमेटी को जो है वो यहाँ पे कमिट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. उसी के साथ एक रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी और एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी. और ये जो कमिटीज़ बनाई जाएगी ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लेवल पर बनाई जाएगी. तो ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे है. उसके बाद एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा और ये जितने भी लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मान लीजिए कि रोड और हाईवेज से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करेगा. बट यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि जो लैंड 40 हेक्टेयर्स तक की होगी और जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड 0.7 कैनोपी डेंसिटी होगा तो उसी के लिए ये इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया जाएगा. उसके बाद जो है एक टाइम फ्रेम दिया गया है. हालांकि टाइम फ्रेम अभी फिक्स कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, बट एक फिक्स टाइम जो है वो बात की गई है कि रूल्स में दिया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया जा सके. तो यहाँ पे जो है आप ही याद रखिएगा कि अगर वहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी हो तो अभी ऐसा टाइम लिमिट नहीं बनाई गई है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट्स को दी गई है. जैसे कि अभी तक जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स हुआ करते थे, जितने भी उनके डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, उनको अब सेटल करने का काम जो है वो किसके पास आ गया है? स्टेट्स के पास आ गया. और उसी के साथ जो है फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन का जो भी इशू होता है वो भी अब स्टेट हैंडल करेगा अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. उसी के साथ जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है उसको अलाउ कर दिया गया है इन अदर स्टेट्स. अभी तक क्या होता था कि देखिए जो स्टेट्स होते थे, अगर मान लीजिए कि वो कहीं से ट्रीज़ को या फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो उनको अपने स्टेट के अंदर जो है वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी होती थी, मतलब किसी और जगह जाके पेड़ उगाने होते थे. ठीक है, बट यहाँ पे अब क्या कहा गया है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो आप दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं अगर आपके स्टेट में, अब ये वाला जो एरिया है ये आपको अच्छे से याद रखना है, अगर 2/3 एरिया किसी स्टेट में ग्रीन कवर के अंडर आता है और 1/3 उस स्टेट का एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है तो अब स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो दूसरे किसी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में जाके जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 20% से कम हो वहाँ पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. तो आप देख लीजिए आपके प्रीलिम के फैक्ट्स हो गए. ठीक है, और उसी के साथ जो है ये आपके मेंस में भी रूल्स पूछे जा सकते हैं कि क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से क्या रिलेटेड है. ठीक है, अब जो रूल्स है उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो पहले क्या करती थी, स्टेट्स को रैंक किया करती थी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग कि वो किस तरीके से काम कर रही है या फिर कितनी स्पीड से जो है वो प्रपोजल्स को क्लियर कर रही है फॉर द इन्वायरमेंट क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये आपके रूल्स पूरे हुए. अब हम डिस्कस करते हैं कि अभी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे हैं. तो वो क्या है? जो स्टैटिक पोर्शन है 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वो हम सबको पता है. तो अभी हम यहाँ पे अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ऑफेंस है जो कि लेस सीवियर है, इतना डैमेज नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट का जो था कंडीशन उसको रिमूव कर दिया जाएगा और सिर्फ एक पेनल्टी जो है वो छोटी सी लगाई जाएगी जो कि मॉनेटरी होगी. तो ये वाला अमेंडमेंट लाया गया है. उसी के साथ जो है ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए सीरियस वायलेशन होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का
तो या फिर इंजरी हो गई, किसी की लॉस ऑफ लाइफ हो गई अगर किसी चीज़ को सेव करते हुए, तो उस टाइम में जो भी ट्रायल होगा वो इंडियन पेनल कोड के अंदर होगा। उसी के साथ अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो है उसके लिए पैनल प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो कि 1 जुलाई से आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है और स्टार्टिंग आ चुकी है। आज भी द हिंदू में जो है वो देखा गया है कि किसी एरिया में बहुत सारा गार्बेज मिला जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का था, तो उनके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। करंट प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वॉयलेटर जो होता है उसको इम्प्रिजनमेंट होगा 5 ईयर्स का, मतलब 5 साल के लिए वो जेल में जा सकता है, और उसके ऊपर फाइन जो है वो 1 लाख तक, मतलब 1 लाख रुपीज़ तक लग सकता है, या फिर जो है वो दोनों कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। उसी के साथ जो है एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड को क्रिएट किया गया है ताकि जो भी पेनल्टी का अमाउंट है उसको वहाँ पर डिपॉजिट किया जा सके। और उसी के साथ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड है, कि जो आर्टिकल 253 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर EPA को जो है वो इनेक्ट किया गया है। मैंने यहाँ पे आर्टिकल 253 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बताइए और खुद आप सर्च कीजिए कि आर्टिकल 253 क्या होता है। तो इसकी वजह से ही जो 1986 में EPA जो था वो आया था। उसी के साथ जो है अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन अपने मेंस के लिए चाहिए या फिर इंट्रोडक्शन चाहिए तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एक्ट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी एंड लेइंग डाउन अ सिस्टम ऑफ स्पीडी एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन थ्रेटनिंग द इन्वायरमेंट। तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं, ये आपका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन बन सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को, क्योंकि इसी के अंदर अभी रूल्स नए लाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1980 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और उसके रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे बेसिकली डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था उसको एड्रेस करने के लिए जो है यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसी के साथ जो है जब फॉरेस्ट को कट किया जाता था नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम क्या था कि मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को लगता था पेड़ ही तो उग जाएंगे, इसको कट करके और यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बना दो या फिर कोई और खेती बाड़ी शुरू कर दो। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए जो है जो फॉरेस्ट को फैल किया जाता था उसको प्रोहिबिट किया गया था। और ये कहा गया था कि जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर क्लियरेंस नहीं ले लेते हैं फॉरेस्ट को कट करने के लिए तब तक आप उसको कट नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया गया था कई चीज़ों के लिए, बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन ले लेते हैं तो वो इशू ऑर्डर कर सकते हैं किस किस चीज़ के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे और किस किस चीज़ के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर सकती जब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेती। पहली बात तो कि मान लीजिए कि कोई रिजर्व फॉरेस्ट है और उसको उस रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी से निकालना है, उनको अब रिजर्व नहीं रखना है, तो ये करने से पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होगी। उसी के साथ मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट लैंड को किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो है वो ट्रांसफ़र करना है या फिर यूज़ करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कोई भी फॉरेस्ट लैंड या फिर कोई भी चीज़ आप जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन को लीज पे या अदरवाइज अदर वेज से जो है वो दे रहे किसी अथॉरिटी को, कॉरपोरेशन को, एजेंसी को, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ओन नहीं है, मैनेज नहीं है या कंट्रोल नहीं है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और उसी के साथ मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट लैंड है या फिर किसी फॉरेस्ट लैंड का एक छोटा सा पोर्शन ही है और वहाँ पे आपको ट्रीज़ को क्लियर आउट करना है और आपका जो पर्पज़ है वो रीफॉरेस्टेशन है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी है। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया था कि नॉन फॉरेस्ट पर्पज़, तो ये क्या है, ये आपके पॉइंट्स बन सकते हैं। तो देखिए नॉन फॉरेस्ट पर्पस जो है वो कोई एक ऐसी फॉरेस्ट की लैंड होती है या फिर कोई ऐसा पोर्शन होता है जिसको यूज़ किया जा रहा है किसी एक ऐसे पर्पस के लिए जिस पे रिफॉरेस्टेशन नहीं हो रही है। मतलब कि आप पेड़ काट के, मान लीजिए कोई एक ऐसा पेड़ है जो कि आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं लग रहा है, आप इसको कट डाउन कर देंगे, बट आप न्यू यहाँ पे जो है ट्रीज़ लगा रहे हैं जो वहाँ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफॉरेस्टेशन का पर्पस। बट ये पर्पस नहीं है, इसके अलावा कोई और पर्पस है। मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है यहाँ पे कोई, ठीक है, या फिर आपको कल्टीवेशन करना है। अब यहाँ पे आप किस किस के कल्टीवेशन के लिए नॉन फॉरेस्ट पर्पस में लेंगे, तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, पाम्स, ऑयल बियरिंग प्लांट्स या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये आप जो है ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। उसी के साथ डेफिनेशन आपको याद रखनी है और ये वाला केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि किसमें जो है वो फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने
TN गोदवर्मन या त्रिपुलद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में ये केस हुआ था। उसमें फॉरेस्ट को जो है वो डिफाइन किया था कि कोई एक ऐसे एरियाज जो कि फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके ओनरशिप रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे। फॉरेस्ट लैंड इंडिया के अंदर जो है उसके अंदर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट भी आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, या फिर जो कि लगता है कि फॉरेस्ट हो सकते हैं, सेंचुरीज आगे या फिर नेशनल पार्क से, ये सारे के सारे क्या होंगे, फॉरेस्ट लैंड के अंदर आपके आएंगे। ये वाली जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं द हिंदू के आर्टिकल्स, माइंड मैप्स और भी बाकी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज हम मिडीवियल इंडिया के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टैटिक के। फर्स्ट जो है यहाँ पे कहा गया है कि अकबर के अंडर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स किस तरीके से किया जाता था। तो फर्स्ट जो है, पेरोटी इज अ लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फैलो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, छाछर इज अ लैंड दैट वाज अलाउड टू लाई फैलो फॉर 3 or 4 years। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज पोलाज इज लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि ये जो टर्म्स है उसके साथ ये जो कल्टीवेशन का या फिर जो लैंड का क्लासिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। स्टेटमेंट है आपके सामने A1 and 3, B2 ओनली, C3 ओनली एंड D2 3। तो एक बार आप स्टेटमेंट और देख लीजिए। ओके डन, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप पोज करके अटैम्प्ट कर ही चुके होंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो A1 and 3 है। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है कि जो एम्परर अकबर थे उन्होंने प्रोफाउंड सेगेसिटी जो है क्लासिफाइड लैंड को किया था। उनको शौक था कि मतलब जो रेवेन्यू ईच के थ्रू आता है वो अच्छी तरीके से डिफरेंट वे में रहे। तो यहाँ पे देखिए पोलाद जो थी वो लैंड थी जो कि एनुअली कल्टिवेटेड होती थी फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन, मतलब सक्सेशन में जो है क्रॉप्स कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे होती थी और इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ये क्या हो गया आपका, पोलाज हो जाती थी, ना कि पैरोती होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये ऑप्शन नहीं है आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका B2 ओनली था। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बता दिया था, सॉरी। और पैरोती जो थी वो एक लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन और फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। तो इस पैरोती जो थी वो एक ऐसी लैंड होती थी जिसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सके। छाछर जो होता था वो 3 to 4 years के लिए छोड़ दी जाती थी खाली, और बंजर जो था वो एक ऐसी लैंड होती थी जो कि 5 year और मोर के लिए अनकल्टिवेटेड रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल इंडिया में उससे रिलेटेड है। मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका UPSC और स्टेट PCS में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असेसमेंट कॉल्ड जागीर्स। सेकंड, अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज मनसबदार हैज़ नो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन है आपके सामने A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3 एंड D1 to 3। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। एक बार आप दोबारा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, और उसी के साथ जो है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।